मशहूर इतिहासकार कर्नल मार्क विल्क्स लिखते हैं कि टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली से कद में छोटे थे। उनकी त्वचा का रंग काला था, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, वो साधारण और बिना वजन की पोशाक पहनते थे और अपने हाली मवालियों से भी ऐसा करने की उम्मीद रखते थे। उनको अक्सर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घुड़सवारी को एक बहुत बड़ी कला मानते थे और इसमें उन्हें महारत भी हासिल थी। उन्हें पालकी पर चलना सख्त नापसंद था। टीपू सुल्तान की शख्सियत की एक झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी एक किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान्स कोर्ट में भी मिलती है, जिसे उनके मुंशी मोहम्मद कासिम ने उनकी मौत के बाद एक अंग्रेज इतिहासकार को दिया था। टीपू मझोले कद के थे, उनका माथा चौड़ा था, वो सिलेटी आंखों, ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे। उनकी मूछें छोटी थीं और दाढ़ी पूरी तरह से कटी हुई थी। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में उनका एक चित्र रखा हुआ है जिसमें वो हरी पगड़ी पहने हुए हैं, जिसमें एक रूबी और मोतियों का सरपेच लगा हुआ है। उन्होंने हरे रंग का जामा पहन रखा है जिसमें शेर की धारियां दिखाता कमरबंद लगा हुआ है। उनकी बाह में एक बेल्ट है जिसमें लाल म्यान के अंदर एक तलवार लटक रही है। 14 फरवरी 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस के नेतृत्व में 21,000 सैनिकों ने वेल्लोर से मैसूर की तरफ कूच किया। 20 मार्च को अंबर के पास कर्नल वेलेस्ली के नेतृत्व में 16,000 और सैनिकों का दल इस सेना में आ मिला था। इसमें कन्नौर के पास जनरल स्टुअर्ट की कमान में 6,420 सैनिकों का जत्था भी शामिल हो गया था। इन सब ने मिलाकर टीपू सुल्तान के सेरिंगापटम पर चढ़ाई कर दी थी। मशहूर इतिहासकार जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं, ये वही टीपू सुल्तान थे जिनके आधे साम्राज्य पर 6 साल पहले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उनके पास जो जमीन बची थी उससे उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक राजस्व मिलता था, जबकि उस समय भारत में अंग्रेजों का कुल राजस्व 90 लाख पाउंड स्टर्लिंग यानी 9 करोड़ रुपए था। धीरे धीरे उन्होंने सेरिंगापटम के किले पर घेरा डाला और 3 मई 1799 को तोपों से गोलाबारी कर उसकी प्राचीर में एक छेद कर दिया। एक और इतिहासकार एस.आर. लशिंगटन अपनी किताब लाइफ ऑफ हैरिस में लिखते हैं, हालांकि छेद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन तब भी जॉर्ज हैरिस ने उसके अंदर अपने सैनिक भेजने का फैसला किया। असल में उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। उनकी रसद खत्म हो चुकी थी और उनकी सेना करीब करीब भुखमरी के कगार पर थी। बाद में हैरिस ने कैप्टन माल्कम से खुद स्वीकार किया कि मेरे तंबू पर तैनात अंग्रेज संतरी खाने की कमी और थकान से इतना कमजोर हो चुका था कि अगर आप उसे जरा सा धक्का दे दें तो वो नीचे गिर जाए। 3 मई की रात करीब 5,000 सैनिक, जिसमें करीब 3,000 अंग्रेज थे, खाइयों में छिप गए ताकि टीपू के सैनिकों को उनकी गतिविधि के बारे में पता न चल सके। जैसे ही हमले का समय करीब आया, टीपू सुल्तान से दगा करने वाले मीर सादिक ने टीपू के सैनिकों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुला लिया। एक और इतिहासकार मीर हुसैन अली खां किरमानी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में कर्नल मार्क विल्क्स के हवाले से लिखते हैं, टीपू के कमांडर नदीम ने वेतन का मुद्दा उठा दिया था, इसलिए प्राचीर के छेद के पास तैनात टीपू के सैनिक उस समय पीछे चले गए थे जब अंग्रेजों ने हमला बोला था। इस बीच टीपू के एक बहुत वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेजों की तोप के गोले से मार दिए गए। किरमानी लिखते हैं कि जैसे ही गफ्फार की मौत हुई, किले से गद्दार सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ सफेद रुमाल हिलाने शुरू कर दिए। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज सैनिक किले पर हमला बोल देंगे। जैसे ही ये सिग्नल मिला, अंग्रेज सैनिकों ने नदी के किनारे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो वहां से सिर्फ 100 गज दूर था। नदी भी करीब 280 गज चौड़ी थी, जिसमें कहीं टखने तक पानी तो कहीं कमर तक पानी था। मेजर अलेक्जेंडर एलन अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर में लिखते हैं, हालांकि किले से अंग्रेजों के बढ़ते हुए सैनिकों को आसानी से तोपों का निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन तब भी खाइयों से निकलकर कुछ सैनिकों ने मात्र 7 मिनटों के अंदर
किले की प्राचीर के तोप से हुए छेद पर ब्रिटिश झंडा फहरा दिया था। छेद पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सैनिक दो हिस्सों में बंट गए। बाईं तरफ बढ़ने वाले कॉलम को टीपू के सैनिकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। टीपू के सैनिकों के साथ आमने सामने की लड़ाई में कॉलम के लीडर कर्नल डनलप की कलाई पर तलवार के वार से बड़ा घाव हो गया। इसके बाद टीपू के सैनिकों ने कॉलम के सैनिकों का आगे बढ़ना रोक दिया। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि खुद टीपू सुल्तान अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लड़ाई में कूद पड़े। डनलप की जगह लेफ्टिनेंट फर्क्यूहार ने ली, लेकिन वो भी तुरंत मार दिए गए। 4 मई की सुबह टीपू ने अपने घोड़े पर सवार होकर किले की प्राचीर में हुए छेद का निरीक्षण किया और उसकी मरम्मत के निर्देश दिए। उसके बाद वो राजमहल में स्नान करने चले गए। किरमानी लिखते हैं कि सुबह ही उनके ज्योतिषियों ने उन्हें आगाह कर दिया था कि वो दिन उनके लिए शुभ नहीं है, इसलिए उन्हें शाम तक अपने सैनिकों के पास ही रहना चाहिए। स्नान के बाद टीपू ने अपने महल के बाहर इकट्ठा हो गए गरीबों को कुछ पैसे बांटे। चेनापटना के मुख्य पुजारी को उन्होंने एक हाथी, तिल का एक बोरा और 200 रुपए दान दिए। दूसरे ब्राह्मणों को टीपू ने एक काला बैल, एक काली बकरी, काले कपड़ों से बनी एक पोशाक, 90 रुपए और तेल से भरा लोहे का एक बर्तन दान में दिया। इससे पहले उन्होंने लोहे के बर्तन में रखे तेल में अपनी परछाई देखी। उनके ज्योतिषियों ने उन्हें बताया था कि ऐसा करने से उन पर आने वाली विपत्ति टल जाएगी। फिर उन्होंने राजमहल लौटकर रात का खाना खाया। उन्होंने अपना खाना शुरू ही किया था कि उन्हें अपने करीबी कमांडर सईद गफ्फार की मौत की खबर मिली। गफ्फार किले के पश्चिमी छोर की सुरक्षा देख रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर बीटसन अपनी किताब अ व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड कंडक्ट ऑफ द वॉर विद टीपू सुल्तान में लिखते हैं, टीपू ये समाचार सुनते ही भोजन के बीच से ही उठ गए। उन्होंने हाथ धोए और घोड़े पर सवार होकर उस जगह चल पड़े जहां किले की प्राचीर पर छेद हुआ था। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने वहां अपना झंडा फहरा दिया था और अब वो किले के दूसरे इलाकों में बढ़ रहे थे। बीटसन आगे लिखते हैं, इस लड़ाई में टीपू ने अधिकतर लड़ाई सामान्य सैनिक की तरह पैदल ही लड़ी, लेकिन जब उनके सैनिकों का मनोबल गिर गया तब वो घोड़े पर सवार होकर उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। मार्क विल्क्स लिखते हैं, अगर टीपू चाहते तो वो लड़ाई के मैदान से भाग सकते थे। उस समय किले के कमांडर मीर नदीम किले के गेट की छत पर खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने सुल्तान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। टीपू तब तक घायल हो चुके थे। जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की तरफ बढ़े तो उनके बाएं सीने से एक गोली निकल गई। उनका घोड़ा भी मारा गया। उनके साथियों ने उनको पालकी पर बैठाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि तब तक वहां कई लाशें बिछ चुकी थी। मेजर अलेक्जेंडर एलन लिखते हैं कि उस समय उनके बॉडीगार्ड राजा खान ने उन्हें सलाह दी कि वो अंग्रेजों को अपना परिचय दे दें, लेकिन टीपू ने ये सलाह नामंजूर कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के हाथों बंदी बनने के बजाय मौत का रास्ता चुना। टीपू सुल्तान के अंतिम समय का वर्णन करते हुए बीटसन लिखते हैं, तभी कुछ अंग्रेज सैनिक किले के अंदरूनी गेट में घुसे। उनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू का काफी खून बह जाने की वजह से वो करीब करीब बेहोश हो गए थे। तब भी उन्होंने अपनी तलवार से उस सैनिक पर वार किया। फिर उन्होंने उसी तलवार से दूसरे अंग्रेज के सिर पर वार किया। वो वहीं धराशायी हो गया, लेकिन तभी एक अज्ञात अंग्रेज सैनिक ने टीपू पर तलवार से हमला किया। उसका उद्देश्य था टीपू की रत्न जड़ित तलवार को छीनना। उस समय उसको पता नहीं था कि उसने किस पर तलवार चलाई है। अंग्रेजों को पता नहीं था कि टीपू सुल्तान की मौत हो गई है। वो उनको ढूंढने उनके राजमहल गए। वहां उन्हें पता चला कि वो वहां नहीं है। टीपू का एक सिपह सालार उन्हें उस जगह ले गया जहां टीपू गिरे थे। वहां हर तरफ लाशें और घायल पड़े हुए थे। मशाल की रोशनी में टीपू सुल्तान की पालकी दिखाई दी। उसके नीचे टीपू के बॉडीगार्ड राजा खान घायल पड़े थे। उन्होंने उस तरफ इशारा किया जहां टीपू गिरे थे। बाद में मेजर अलेक्जेंडर एलन ने लिखा, जब टीपू के मृत शरीर को हमारे सामने लाया गया, उनकी आंखें खुली हुई थी।
उनका शरीर इतना गर्म था कि एक क्षण के लिए मुझे और कर्नल वेलेस्ली को लगा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। लेकिन जब हमने उनकी नाड़ी और दिल को छुआ तो हमारी सभी आशंकाएं दूर हो गई। उनके शरीर पर 4 घाव थे, 3 शरीर पर और 1 माथे पर। एक गोली उनके दाहिने कान में घुसकर उनके बाएं गाल में धंस गई थी। उन्होंने बेहतरीन सफेद लिनन का जामा पहन रखा था, जिसकी कमर के आसपास सिल्क के कपड़े से सिलाई की गई थी। उनके सिर पर साफा नहीं था और लगता था कि लड़ाई की आपाधापी में वो नीचे गिर गया था। उनके जिस्म पर कोई भी आभूषण नहीं था सिवाय एक बाजूबंद के। ये बाजूबंद वास्तव में एक चांदी की तावीज थी, जिसके अंदर अरबी और फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जनरल बेयर्ड ने टीपू के पार्थिव शरीर को उन्हीं की पालकी में रखने का आदेश दिया और दरबार को सूचना भिजवाई गई कि टीपू सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका पार्थिव शरीर पूरी रात उनके ही दरबार में रखा गया। अगले दिन शाम को राजमहल से टीपू सुल्तान की शव यात्रा शुरू हुई। उनके जनाजे को उनके निजी सहायकों ने उठा रखा था। उसके साथ अंग्रेजों की 4 कंपनियां चल रही थी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड में रखे दस्तावेज जर्नल ऑफ वॉर विद टीपू में लिखा गया है, उनके जनाजे के ठीक पीछे शहजादा अब्दुल खलीक चल रहे थे। उसके बाद थे दरबार के मुख्य अधिकारी। जिन सड़कों से जनाजा गुजरा उसके दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे। वो लोग जमीन पर लेटकर जनाजे के लिए अपना सम्मान प्रकट कर रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। उनके पार्थिव शरीर को लाल बाग में हैदर अली की कब्र के बगल में दफनाया गया। उसके बाद उन लोगों में 5,000 रुपए बांटे गए जो टीपू सुल्तान के जनाजे में शामिल हुए थे। पीटसन ने भी लिखा कि रात होते होते माहौल और गमजदा हो गया जब बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जबरदस्त आंधी आई। उस आंधी में 2 अंग्रेज अफसर मारे गए और कई सैनिक घायल हो गए। टीपू के मरने के बाद अंग्रेज सैनिकों ने सेरंगपट्टम में जबरदस्त लूट मचाई, लेकिन फिर भी टीपू का सिंहासन, हाथी पर बैठने का चांदी का हौदा, सोने और चांदी से बनी प्लेटों, जवाहरातों से जड़े ताले और तलवारों, महंगी कालीनों और सिल्क के बेहतरीन कपड़ों और रत्नों से भरे करीब 20 बक्से आम सैनिकों के हाथ नहीं लगे। टीपू की बेहतरीन लाइब्रेरी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसमें इतिहास, विज्ञान और हदीस से संबंधित अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी भाषा में 2000 से अधिक किताबें थीं। अंग्रेज सेना की तरफ से एक हीरे का स्टार और टीपू की एक तलवार वेलेस्ली को भेंट की गई। मेजर अलेक्जेंडर एलन ने अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर में लिखा, हैरिस ने टीपू की एक और तलवार बेयर्ड को भेंट में दी और सुल्तान के सिंहासन में जड़े बाघ के सिर को विंडसर कासल के खजाने में भेज दिया गया। टीपू सुल्तान और मुरारी राव की एक एक तलवारें लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास यादगार के तौर पर भेजी गई। तब तक अंग्रेजों के सामने टीपू से बड़ा प्रतिद्वंदी सामने नहीं आया था। उनके बाद अंग्रेजों के युद्ध कौशल को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। एक अंग्रेज पत्रकार पीटर ऑबर ने अपनी किताब राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया में लिखा, टीपू की हार के बाद पूर्व का पूरा साम्राज्य हमारे पैरों पर आ गिरा था।